जय हिंद दोस्तों। 2022 की स्टार्टिंग में ही ये क्लियर हो गया था कि रसिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है, लेकिन ये फरवरी के लास्ट तक क्यों पहुंचा? तो इसके पीछे है रसिया का पड़ोसी देश चाइना। दरअसल 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चाइना में विंटर ओलंपिक गेम्स चल रहे थे। दोस्तों, आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो, अगर आपको पता हो कि बगल वाले घर में कोई डिस्प्यूट चलने वाला है, तो आप बगल वाले घर में जाते हैं और कहते हैं कि देख भाई, कुछ दिन रुक जा, ये पार्टी फंक्शन खत्म हो जाने दे, फिर जो मन करे वो कर लेना, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। ठीक ऐसे ही चाइना ने रसिया से कहा कि 4 फरवरी से 20 फरवरी तक विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। 20 फरवरी के बाद तू यूक्रेन के साथ जो चाहे वो करना, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। दोस्तों, हुआ भी यही। 20 फरवरी को विंटर गेम्स खत्म होने के साथ ही 21 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन के 2 स्टेट लुहांस्क और डोनेस्क को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब जब लुहांस्क और डोनेस्क एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए, इन 2 कंट्रीज को यूक्रेन से बचाने के लिए, जहां पर कि रसियन भारी मात्रा में रहते हैं, पुतिन आसानी से हमला कर सकते थे, जिसको अभी आप यूक्रेन और रसिया बोल रहे हैं। दरअसल 1991 से पहले ये एक ही देश के हिस्से हुआ करते थे, जिसका नाम है यूएसएसआर। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा 15 देशों में, तो उनमें से जो सबसे पावरफुल देश निकला वो रसिया निकला। लेकिन पुतिन का कहीं ना कहीं मानना है कि जो यूएसएसआर 15 देशों में टूटा है, उसे फिर से यूनियन करने की जरूरत है। इसी क्रम में रसिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर पूर्णतः अपना कब्जा बना लिया। 24 फरवरी की सुबह जब पुतिन ने वार डिक्लेयर किया, तो उन्होंने इसे वार नहीं कहा, बल्कि कहा कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। और यही नहीं, दुनिया के बाकी देशों को भी उन्होंने चेतावनी दे दी कि कोई भी देश इसमें इंटरफेयर ना करे। दोस्तों, इसके बाद यूके और यूएसए ने भर भर के सैंक्शंस लगाए हैं रसिया पे। भारत ने इस पे अभी तक कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं की है। हाँ, देर रात 24 की पीएम नरेंद्र मोदी की बात पुतिन से हुई, जिसमें उन्होंने केवल ये कंसर्न रखा कि हमारे जो स्टूडेंट्स फंसे हैं यूक्रेन में, जो कि एमबीबीएस और एमएस यानी मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए हुए हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर उन्होंने चिंता जताई। दोस्तों, क्रीमिया के सिविलियंस की माने तो उन्होंने कहा है कि भारतीय स्टूडेंट्स को यहाँ पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सुरक्षित है, रसिया उन्हें कुछ नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही इसीलिए हुआ था क्योंकि अमेरिका ने जापान पे 2 परमाणु बम गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, फैटमैन और लिटिल बॉय के नाम से। तब 1945 में यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया, ताकि कोई भी पावरफुल देश किसी भी छोटे देश पे ऐसी हरकत ना कर सके। लेकिन अब जबकि रसिया ने यूक्रेन पे हमला शुरू कर दिया है, तो ऐसे में कोई एक्शन लेने के बजाय एंटोनियो गुटेरस, जो कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं, उन्होंने ट्विटर पे केवल एक जानकारी साझा किया है कि हमला शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं, हम जल्दी ही पीस की कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के वार से इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही पुतिन ने वार डिक्लेयर किया, शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। निफ्टी और सेंसेक्स 3% से ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये अभी आने वाले दिनों में ऐसे ही कंडीशन बने रहे तो और भी नीचे गिरेंगे, और हो सकता है कि शेयर मार्केट होल्ड पर रख दिया जाए कुछ टाइम के लिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें पेट्रोल और डीजल की, जिससे कि पूरा देश रन करता है, उसके लिए क्रूड ऑयल, जो कि जनरली $75 to $80 पर बैरल मिलता है, उसकी वैल्यू अभी $100 पर बैरल के ऊपर पहुंच चुकी है। हो सकता है आने वाले दिनों में इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम 20 से 30 रुपए पर लीटर बढ़े हुए दिखें, अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो। दोस्तों, जिस प्रकार के तनाव अभी रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे थे, ठीक वैसा ही तनाव चाइना और ताइवान के बीच है। अगर देखा देखी चाइना ने ताइवान पे हमला कर दिया, तो इसके डिफेंस में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 27 देश जरूर आएंगे, और लगभग जब 30 से 35 दुनिया के देश, जिनमें कि दुनिया के पावरफुल देश भी शामिल हैं, अगर वो वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हो सकता है ये चिंगारी आग में बदल जाए और ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले। अभी उधर फिलिस्तीन और इजराइल का आपने देखा ही था, वो भी कंटिन्यू हो सकता है और हमास गोले बरसाने शुरू कर सकता है। और इंडिया की बात करें, इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इंडिया पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर उतना ही कंसर्न रखता है। शायद इसीलिए 2 दिन पहले इमरान खान रिक्वेस्ट कर रहे थे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से एक वार्ता करने के
के लिए। दोस्तों चलिए ट्विटर पे टहल कर आते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि दुनिया में असली पॉलिटिक्स तो ट्विटर पे ही खेला जाता है। दोस्तों जहां यूक्रेन नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है, वहीं पे वर्ल्ड वॉर 3 नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, और नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा है स्टॉप वॉर, नंबर 6 पे ट्रेंड कर रहा है नाटो, और नंबर 8 पे फिर से ट्रेंड कर रहा है वर्ल्ड वॉर 3। दोस्तों अभी लाइव अपडेट बात करें, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उस समय तक पुतिन ने यूक्रेन से कहा है कि देख भाई, हम किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं चाहते हैं, अपने सैनिकों से बोल दो कि हथियार डाल दे और यूक्रेन के लोगों को डिसाइड करने दो कि वो यूक्रेन में यूक्रेन का शासन चाहते हैं या रसिया का शासन चाहते हैं। वही यूक्रेन में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है, और यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट की है कि वो जल्दी ही उसके बचाव के लिए आए, और इंडिया के पीएम से रिक्वेस्ट की है कि एज अ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ द वर्ल्ड वो पुतिन से बात करे और उन्हें समझाए। दोस्तों अभी तक रसिया ने 74 यूक्रेन डिफेंस बेसेस को डिस्ट्रॉय कर चुका है, जिसमें 11 एयर बेसेस भी शामिल हैं। दोस्तों चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन कितना कैपेबल है रसिया के सामने। बात करें सेना की, तो जहां रसिया के पास 8.5 लाख सेना है, वहीं यूक्रेन के पास मात्र 2.5 लाख सेना है। और बात करें टैंक्स की, तो रसिया के पास 12,500 टैंक है, वहीं यूक्रेन के पास मात्र 2,600 टैंक्स हैं। वहीं जहां रसिया के पास 30,000 डिफेंस व्हीकल्स हैं और यूक्रेन के पास मात्र 12,000 डिफेंस व्हीकल्स हैं। बात करें आर्टिलरी गन्स की, तो रसिया के पास 14,000 हैं और यूक्रेन के पास 3,000 प्लस हैं। बात करें नेवल वेसल्स की, रसिया के पास 600 नेवल वेसल्स हैं और यूक्रेन के पास मात्र 38 वेसल्स हैं। दोस्तों सबमरीन पानी के अंदर ही दुश्मन के ठिकानों तक पहुंच जाता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता है, और अचानक से पानी के सतह पर आकर दुश्मन के ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जहां रसिया के पास 70 सबमरीन है, वही यूक्रेन के पास 0 सबमरीन्स, यानी कोई सबमरीन्स नहीं है। दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लेखा जोखा रखता है कि दुनिया का कौन सा देश कितना डिफेंस पे खर्चा कर रहा है, उसकी माने 2020 में जहां यूक्रेन ने $5.9 बिलियन खर्चा किया था डिफेंस पे, वहीं पे रसिया ने उसका 10 गुना $61.7 बिलियन खर्चा किया था डिफेंस पे। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर, दुनिया के 140 देशों में जहां रसिया सेकेंड पावरफुल मिलिट्री कंट्री है, वहीं यूक्रेन 22वें नंबर पे आता है। दोस्तों पुतिन ने कहा है कि वो वार खत्म कर देंगे अगर यूक्रेन सरेंडर कर दे। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, अगर यूक्रेन सरेंडर कर देता है और रसिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क होगा यूनाइटेड नेशंस पे, और अगर रसिया ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया तो इसकी क्या गारंटी है कि वो बाकी बचे देशों पे जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे उन पे कब्जा नहीं करेगा या उन पे आक्रमण नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर यूक्रेन के बचाव में नाटो की फोर्सेस रसिया पर हमला करती हैं, तो संभवतः ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है, क्योंकि तब वार में लगभग दुनिया के 30 से 35 देश शामिल होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात की कि क्या रसिया और यूक्रेन की हिस्ट्री रही है, वही मैंने आपके सामने रसिया और यूक्रेन के प्रेजेंट सिनेरियो को पूरी तरह से रखने का प्रयास किया। आगे भी जैसे ही लाइव अपडेट मिलता रहेगा, आलोक सिंह 061 पे आपको इसका अपडेट मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी ऐसे ही किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।